अस्सलाम वालेकुम। ये जी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए और इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता चल सके कि स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, कोर्स की सिलेक्शन कैसे करनी है। और मैं आप सबको ये बता दूँ कि मैं ये ना तो कोई एजेंट हूँ, ना कोई कुछ हूँ, ना मेरा किसी से इस तरह का ताल्लुक़ है। मैं सिर्फ़ कुछ दोस्तों के लिए, दोस्तों के कहने पर ये आप सबके लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। और ना मुझे सब्सक्राइब चाहिए ना लाइक चाहिए, बस मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए आप दुआ करें और खुश रहें। अल्लाह हम सबको कामयाबी अता फ़रमाए। हमारे लिए आप दुआ करें ताकि जो हम हैं हमें मुश्किलात में आसानी फ़रमाए और आपकी भी मुश्किलात में आसानी हो। तो चलें जी, स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। इस पे अकाउंट कैसे बनाना है यूनिवर्सिटी एडमिशन डॉट एस सी पे। मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि यूनिवर्सिटी एडमिशन डॉट एस सी यही वाहिद पोर्टल है स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन लेने के लिए। अगर आपको कोई कहता है कि मैं जी बैकएंड पे मेरा किसी यूनिवर्सिटी से राब्ता है तो मैं आपको निकलवा दूँगा, आगे पीछे कर दूँगा, तो मैं आपके नंबर कम मैं करवा दूँगा, आइल्स नहीं है तो मैं करवा दूँगा। जिसमें आइल्स रिक्वायर्ड है उसमें आपको देना पड़ेगा, जिसमें नहीं है उसमें नहीं है। आइल्स रिक्वायर्ड है एसएमटीपी सॉरी स्टैम्प में, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिकल, फार्मास्यूटिकल्स इस तरह की फ़ील्ड्स आ जाती हैं। इंजीनियरिंग में भी नहीं है। और मेरे दोस्त ने एक ने बताया था कि बीबीए जिसने किया हो या एमबीए, मेरा ख़्याल है बीबीए का तो उसने कन्फर्म किया था, एमबीए का आई एम नॉट श्योर। बीबीए वालों को भी आईएलटीएस रिक्वायर्ड नहीं है, वो भी यूनिवर्सिटीज़ दे देती हैं एडमिशन। जो प्योर आर्ट्स है उसके लिए डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगा। तो कोई भी आपको ये कहे कि जी मैंने आपको ये आप मुझे पैसे दे दें, मैं एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे तो मैं आपको निकलवा दूँगा, मैं यूनिवर्सिटी से बात कर लूँगा, मेरा यूनिवर्सिटी में असर और रसूख है। स्वीडन में किसी यूनिवर्सिटी में किसी का कोई असर और रसूख नहीं है। आपको बाय बुक जाना पड़ेगा, बाय प्रोसीजर जाना पड़ेगा। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने यूनिवर्सिटी एडमिशन डॉट एसई से ही सारी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेना है, अलग से नहीं होता। तो सबसे पहले जी ये आपने क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट के लिए डू यू हैव अ स्वीडिश पर्सनल आईडी नंबर। जो तो वहाँ पर जा चुके हैं, जिनका स्वीडिश आईडी बन चुका है, वो तो पर्सनल आईडी से लॉग इन होंगे, लेकिन चूंकि आप लोगों का नहीं है तो आप लोग जो नए हैं उनके लिए नोट करेंगे। नो करने के बाद आपके सामने ये एक फॉर्म फिल करने को मिल जाता है, जिसमें आपने योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मंथ है, ईयर है और आपकी जेंडर है। इसको मैं फेक फिल कर देता हूँ। मैंने अकाउंट एक फेक बनाया हुआ है तो मैं आपके लिए फिल कर देता हूँ। टेस्ट नेम वन, सॉरी, सो फर्स्ट नेम टेस्ट, नेम टेस्ट, लास्ट, ओके। डेट ऑफ बर्थ जी 1 जनवरी, 1 फरवरी कर देते हैं और ईयर यहाँ पे 1999 कर देते हैं। 19 ये चले जी 99 कर देते हैं। उसके बाद मेल फीमेल जो आपका दिल करे, सॉरी जो दिल न करे, जो आपकी जेंडर है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। और ये आपका एड्रेस होगा जो भी है, हाउस नंबर नंबर 1A स्ट्रीट 3, और जो भी आपके आगे सिटी है वो यहाँ पे आपका सिटी आ जाएगा। और जो पोस्टल कोड है, कोई भी आपका पोस्टल कोड है, पोस्टल कोड अगर आप लिख दें तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी एडमिशन की तरफ से कोई आपको लेटर आता है या आपकी यूनिवर्सिटी जिसमें आपका एडमिशन होता है तो वो आपको लेटर आसानी से मिल जाएगा। और ये आपका कंट्री है पाकिस्तान या जो भी इंडिया, बांग्लादेश या जो भी आपका कंट्री वो सिलेक्ट कर लें। ये आपका सेल नंबर है। ये सेल नंबर आपने हमेशा अपना रखना है ताकि आपको कोई अगर माइग्रेशन वाले या यूनिवर्सिटी वाले आपसे रब्ता करना चाहें तो आप तक डायरेक्ट एक्सेस होनी चाहिए उनको। और उसके बाद यहाँ पर ये ईमेल एड्रेस है। मैं आपको ये बता दूं कि ये ईमेल एड्रेस आपकी एक लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन से मुराद ये है कि इस ईमेल एड्रेस पे आपकी हाउसिंग होगी, इसी पे आपका एडमिशन होगा, इसी से आपसे यूनिवर्सिटी राब्ता करेगी, इसी पे आपका एडमिशन नोटिफिकेशन आएगा, इसी से जो भी आपके काम हैं स्वीडन के वो इसी ईमेल पे आपसे कांटेक्ट करेंगे।
और यहाँ पर ये ऐसा होता है कि एजेंट हजरात अपना ईमेल क्रिएट करते हैं और वो आपको नहीं देते। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा या एजेंट हजरात से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक है, आप इसलिए नहीं देते कि बच्चा केस ना खराब कर दे, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसके अपना वो कंप्यूटर ले जाए और आप उसके कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर दें इनकमिंग ईमेल। सेंडिंग ईमेल की उसको रिक्वेस्ट फैसिलिटी ना दें। इनकमिंग ईमेल जो है वो आप इसके ऊपर मोजिल्ला थंडरबर्ड है या आउटलुक है उस पर कर दें, ताकि कोई भी ईमेल आए तो बच्चे को पता हो कि मेरी ईमेल का क्या स्टेटस है। और अगर आपके पास स्टूडेंट्स के पास ईमेल है तो हाउसिंग का आपको मसला नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो गए हैं स्टूडेंट्स, एजेंट्स ने ईमेल नहीं दी थी तो बहुत सारे उन्हें हाउसिंग नहीं दी थी। तो स्वीडन में हाउसिंग का बहुत बड़ा मसला है। जो फी पेइंग स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी की गारंटी है कि उन्होंने हाउसिंग देनी है, लेकिन जो मिस कर देते हैं फिर उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए अगर कोई एजेंट केस कर रहा है तो रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप उनके साथ कम से कम ईमेल शेयर कर दें, ताकि उनको पता हो कि क्या करना है, क्या नोटिफिकेशंस आ रही हैं और क्या आगे उसका प्रोसीजर वगैरह है मुख्तलिफ चीज़ों का। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश करें ये एडमिशन डॉट एस का अकाउंट बनाकर उनको दे दें, ताकि ईमेल की एक्सेस आपके पास हो। सो ये ईमेल बहुत ज़रूरी है आपकी एक्सेस के लिए, तो कोशिश करें कि आपके पास ईमेल होनी चाहिए। उसके बाद ये पासवर्ड आप दें, जो मर्जी दे दें, आपकी मर्जी है। यस आई वुड लाइक टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज, ये आप करना चाहिए, यस कर दें, अदरवाइज नो करके और आई एम रिपोर्ट और क्रिएट अकाउंट कर दें। अच्छा, ये क्रिएट अकाउंट करने के बाद आप को ये लॉगिन पे ले जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है फेक, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लॉगिन पे चला जाता हूँ। चलें जी, ये मैं लॉगिन कर देता हूँ इस पे। ये ऑलरेडी एक मैंने जस्ट फेक सी बनाई हुई है, तो मैं इस पे ये लॉगिन कर देता हूँ। ये ईमेल आईडी और ये इसका मैं पासवर्ड एंटर कर दूँ। ये जी इसका पासवर्ड है और मैं लॉगिन हो गया हूँ। ये लॉगिन होने के बाद आपके पास आप अपनी एप्लीकेशन, यू डोंट हैव एनी एक्टिव एप्लीकेशन बिकॉज मैंने कोई स्टार्ट नहीं की आपके लिए, ये मैंने बनाया था अकाउंट, तो एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जाएंगे यहाँ पे, आपने कोर्सेज को सर्च करना है। सबसे पहले आप अपना कोर्सेज को सर्च कर लें और उससे पहले कोशिश करें कि ये अपनी डेडलाइन की डेट्स और डेडलाइंस देख लें कि इसमें क्या है। 8 मंथ जो 8 मंथ सेमेस्टर की डेट्स हैं वो क्या है, नॉर्मली हम सब 8 मंथ सेमेस्टर में जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये बड़ा इनटेक होता है और इसमें आपके पास टाइम भी ज़्यादा होता है। अदरवाइज जो स्प्रिंग वाला इनटेक होता है वो नॉर्मली यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए होता है। पाकिस्तानी भी चले, सॉरी, पाकिस्तानी या इंडियन जो फी पेइंग स्टूडेंट्स जो बाहर से जाते हैं वो भी चले जाते हैं, लेकिन उसमें उनको थोड़ा सा टाइम कम होता है, तो इसलिए प्रॉब्लम उनको ज़्यादा होती है। तो मास्टर्स एडमिशन का ये राउंड की डेट है, ये बैचलर एडमिशन की, ये मास्टर और बैचलर के सेकंड एडमिशन, जो सेकंड एडमिशन होता है उसमें ये होता है सेकंड एडमिशन राउंड। जो कुछ लोग अपनी सीट को विकेट कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं, तो फिर वो सेकंड राउंड ओपन करते हैं ताकि वो सीट्स भी फिल की जा सकें। लेकिन मेजर यही होता है, जो आपका फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड में भी आपके लिए ट्रबल होती है, उनके पास आपके डेज कम होते हैं, डेडलाइंस कम होती हैं। ये जी एडमिशन का राउंड 18 को ओपन हो चुका है और 17 जनवरी तक आप अपने अपने जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है ये मैं भी बताऊंगा कि कौन सी आपने टॉप पे रखनी है, कौन सी सेकंड पे, कौन सी थर्ड पे, ये कौन सी फोर्थ पे आपने रखनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और 1 फरवरी तक आप अपनी फ़ी पे कर सकते हैं, जो कि 900 क्रोन है। और उसके बाद जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपने 1 फरवरी तक अपलोड करने हैं। एडमिशन का रिजल्ट जो है वो 7 अप्रैल तक आ जाएगा मास्टर्स का, और 13 अप्रैल का आएगा बैचलर का। तो यूनिवर्सिटी की जो आपने ऑफर को रिप्लाई करना होता है, आपने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उसकी भी डेट होती है। ठीक है, वो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आ जाती है कि फलान डेट तक आप जो है ना इस डेट तक रिजेक्ट कर दें या एक्सेप्ट कर लें। तो यूनिवर्सिटी विल कांटेक्ट यू इफ़ यू मस्ट रिप्लाई, ये उनकी मतलब अगर वो पूछना चाहें तो वो उस पे होता है कि अगर आपने उनको डेटा वगैरह ना फिल किया हो या कोई मसला हो तो इस पे वो फिर वो ईमेल करके पूछ लेते हैं। फिर ये सेकेंड एडमिशन रिजल्ट, ये भी उनका मतलब आपका तो है नहीं, क्योंकि अगर आप फर्स्ट में अप्लाई करते हैं, आप अपने सेकेंड राउंड में नहीं आ रहे तो उसके लिए आपको रिक्वायर नहीं है, जबकि सेकेंड राउंड वालों का जो है वो फिर 28 जुलाई को आता है। वो बैचलर और मास्टर कलेक्टिवली होता है। और उसके बाद ये 8 मंथ सेमेस्टर है,
सॉरी हरमन सेमेस्टर का स्टार्ट जो है वो ये अगस्त सितंबर से ही होता है। ये आपकी 30th ऑफ अगस्त से ये आपका स्टार्ट हो जाता है। और नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ आपको कुछ दिन की एक्सटेंशन देते हैं जो वीज़ा के इश्यूज़ की वजह से होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी एक्सटेंशन नहीं देते हैं। तो इसलिए आप उसको वेल प्लान कर लें अकॉर्डिंग टू अपने टाइमिंग के हिसाब से। तो ये इसकी की डेट्स हैं। उसके बाद आपके पास ये आ जाता है एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एंट्री रिक्वायरमेंट्स के लिए आप फर्ज करें मास्टर्स हैं, मास्टर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, बैचलर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, ये आप चेक कर सकते हैं, या इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये जी इसकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट बैचलर्स के लिए क्या है। बैचलर इज सॉरी इंग्लिश इज स्टडीज इक्विवेलेंट टू द स्वीडिश अपर सेकेंडरी कोर्स। इंग्लिश 6 आपको चाहिए, ठीक है। मास्टर्स में भी इंग्लिश 6 आपको चाहिए। आप ये मीट कैसे कर सकते हैं, इसको आप ये मज़ीद चेक कर लें, ठीक है। इंग्लिश रिक्वायरमेंट थ्रू अपर सेकेंडरी स्टडीज़, ये उसकी डिटेल है, ठीक है। ये आप ज़रूर इनको पढ़ें। जब ये आप इस इन डिटेल्स को पढ़ेंगे तो आपको फिर किसी से क्वेश्चन नहीं करना पड़ता। अदरवाइज़ आपको क्वेश्चन करना पड़ता है। फिर आप पूछते हैं फिर, और जो आपको बताते हैं वो यहीं से बताते हैं, क्योंकि स्वीडन का ये सिस्टम है कि ये इनके अपने प्रॉपर वे से बताते हैं आपको। प्रॉपर वे के लिए उन्होंने हर चीज़ की डिटेल दी हुई है, तो आपको वहीं से हर चीज़ बंदा बता सकता है। अदरवाइज़ आपको कहीं भी अपने पास से कोई भी कुछ नहीं बता सकता। आप खुद देख लें या आपको कोई बता दे, तो यही सिलसिला कार हो सकता है। ये जी प्लीज़ नोट दैट वी डोंट एक्सेप्ट आइल्स जर्नल ट्रेनिंग एंड आइल्स इंडिकेटेड। ये आपको एकेडमिक जो आइल्स एकेडमिक है सॉरी, वो ही आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका फॉर इंग्लिश 7 के लिए ओवरऑल आपके पास 7 होना चाहिए, नो सेक्शन बिलो 6। और इंग्लिश 6 के लिए आपके पास ओवरऑल जो स्कोर है 6.5 होना चाहिए, नो सेक्शन बिलो 5.5। 5.5 इसका मतलब ये है कि आप जो मास्टर्स हैं नॉर्मली उनको इंग्लिश लेवल 6 चाहिए होता है मोस्टली प्रोग्राम्स के लिए। 7 के लिए मैंने नहीं देखा, अगर कोई होगा तो पॉसिबल है। उसमें यह है कि आपका 6.5 ओवरऑल स्कोर होना चाहिए और किसी एक में आपका 5.5 होना चाहिए, लेकिन 6.5 को पूरा करने के लिए फिर आपका किसी एक में 7 आना चाहिए। अदरवाइज आपका सब में 6.5 है तो फिर वो भी वंडरफुल है। उसके बाद ये टोफल है, ये भी कर सकते हैं, कैम्ब्रिज है और पीटीई है। तो ये वाले जो है ये यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन वो कोर्सेज पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने पहले बोला है, तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मेडिकल फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज हैं और बीबीए, तो उनके लिए आपको आईएलटीएस रिक्वायर्ड नहीं है। वो आपका यूनिवर्सिटी का जो होता है क्या उसको कहते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। हाँ, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है ये आपका यूज हो जाता है। ये आप सबमिट कर देते हैं तो ये आपका यूज हो जाता है। अच्छा, अब आप अपने कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स चेक कर सकते हैं। ये आप यहाँ से मेन्यू में जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में जाएंगे, तो आप अपना कंट्री स्पेसिफिक चेक कर सकते हैं कि किस चीज़ के लिए यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वायर्ड है, किसके लिए नहीं है। तो मैं मास्टर्स के लिए देखता हूँ कि पाकिस्तान के लिए क्या रिक्वायर्ड है। ये जी हम पाकिस्तान के लिए मास्टर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। ये जी पाकिस्तान मास्टर्स एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या है जी। ये आप जनरल रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास 4 इयर्स की बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान से जिन्होंने कंप्लीट किया है, और इसमें आपकी 124 क्रेडिट की होनी चाहिए। अच्छा, हमारा क्राइटेरिया क्रेडिट का क्राइटेरिया और इनका क्रेडिट का क्राइटेरिया डिफरेंट है। हमारा पर सब्जेक्ट जो है वो 3 क्रेडिट्स होते हैं या 4 क्रेडिट होते हैं। तो जो है ईसीटी जो क्रेडिट सिस्टम है उसके 7 होते हैं, 6 होते हैं, इस तरह करके क्रेडिट होते हैं। तो उसका आपका ये करना होता है कि आप अपने क्रेडिट को एक जर्नल रफ आइडिया है, वेबसाइट तो अवेलेबल है जो कन्वर्ट कर देती है। एक जर्नल रफ आइडिया मैं आपको बता देता हूँ कि फर्ज करें उधर आपको आपका 3 क्रेडिट है तो आप उसको डबल कर लें, आप 6 क्रेडिट उसको कह लें अपना, जहाँ पे आपका 3 है उसको 6 कह लें। ये एक जनरल क्राइटेरिया लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा होता है। लेकिन आप ये एक जर्नल काउंट कर सकते हैं कि जी उनको चाहिए 124 क्रेडिट और मेरी डिग्री है 62 क्रेडिट की, तो आप उसको डबल कर दें तो आपको 124 क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। बैचलर डिग्री followed by a master's degree or a bachelor of business studies, minimum 4 year of business studies,
सेम बट नॉट ऑल स्टडी प्रोग्राम रिक्वायर द फर्स्ट डिग्री टू बी रिलेटेड। मोस्टली प्रोग्राम्स में ये होता है, खासकर आईटी में या इंजीनियरिंग में या साइंस में आपने जाना है किसी में, तो आपकी जो बैचलर डिग्री जिस फील्ड में है उसी में आपकी मास्टर डिग्री का एडमिशन होगा। बाज़ लोग ये सोचते हैं कि यार अगर मेरी कोई उसमें है आर्ट्स वगैरह की डिग्री है तो मैं क्या आईटी कर सकता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड को कुछ सब्जेक्ट ले सकता हूँ, तो वैसा नहीं होता। आपकी बैक एंड डिग्री जो होती है, जो पिछली डिग्री होती है, प्रीवियस डिग्री, उसी पे बेस कर रहा होता है। ठीक है जी। ये स्टूडेंट्स होल्डिंग बैचलर डिग्री इशूड बिफोर 1 जनवरी 2012 फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी विच वाज क्लासिफाइड कैटेगरी जेड आर वाई बाय द हायर एजुकेशन कमीशन, जो पाकिस्तान का हायर एजुकेशन कमीशन है। अल खैर यूनिवर्सिटी, मयूद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट, DHA सूफा यूनिवर्सिटी, नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी मस्ट हैव द फॉलोइंग टू बी कंसीडर्ड: अ मास्टर डिग्री, a length of university studies must be at least 5 years। जो आपकी बैचलर की डिग्री है आई थिंक सो कि उसके लिए आपको पास 5 years होने चाहिए। द फॉलोइंग डिग्री डू नॉट सेटिस्फाई द एंट्री रिक्वायरमेंट फॉर अ मास्टर प्रोग्राम। अच्छा, ये जो डिग्रीज हैं, बैचलर्स इन हेमाटोलॉजी एंड बैचलर इन मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर एंड मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं करती। ये इसके लिए मेरा ख्याल फिर आपको आइल्स चाहिए होता है। हाँ जी, ये मेरा ख्याल है आइल्स ही चाहिए होता है जो बैचलर एंड मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं। या इनका मेरा ख्याल है एंट्री रिक्वायरमेंट, ये आई एम सॉरी मुझे नहीं पता, लेकिन ये जिसका भी है वो अपनी कंफर्मेशन कर ले। आप सिंपल उनको ईमेल करके पूछ सकते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर किसी दोस्त को पता तो आप उससे भी पूछ सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता। अच्छा जी, ये मीटिंग द इंग्लिश रिक्वायरमेंट है। Upper secondary studies completed in this country do not meet the English requirement for the studies in Sweden. Even if you satisfy English at your upper secondary school, it is not enough to give you eligibility in regard to English. Students with bachelor degree equivalent to Swedish in engineering, computer science, computer application, medicine, pharmacy or natural science, unless it is documented that language of the instruction for the program was a language other than English, meet to the English requirement। ये जी उन सब के लिए अच्छी बात है कि इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेडिसिन, फार्मेसी एंड नेचुरल साइंस, इनके लिए आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दे सकते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इशू होता है। लेकिन अगर आपका कह रहे हैं मोड ऑफ स्टडी जो है, अगर आपके टीचर ने आपको उर्दू में पढ़ाया और यूनिवर्सिटी आपका वो इंग्लिश नहीं लिखती, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में उर्दू लिख देती है, तो फिर आपको आइल्स रिक्वायर है। लेकिन नॉर्मली हमारी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश ही चलती है, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपका यूज़ हो जाएगा। ये इन 5 सब्जेक्ट के लिए जो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेडिसिन, फार्मेसी और नेचुरल साइंस है। MBA के लिए मेरे दोस्त ने बताया था कि BBA की उसने जो है वो की थी, तो विदाउट आइल्स किया था, तो उसका एडमिशन हो गया था, तो उन्होंने दे दिया था इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पर ही। ठीक है। अच्छा, ये बैचलर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विल नॉट मीट द इंग्लिश। हाँ जी, जो हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री है, सॉरी जो ऊपर मैंने बात की थी इसकी बैचलर एंड मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी ये इससे रिलेट नहीं है, वो मैं गलत इंटरप्रेट कर गया उसको। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो डिग्री है उसके लिए आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट है। हालांकि हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट इसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर के ही सब्जेक्ट हम मोस्टली पढ़ते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसलिए अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपकी बैचलर है तो फिर आपको इंग्लिश की जो एक्सेप्शन है वो नहीं है, आपको इंग्लिश के लिए आइल्स ही करना पड़ेगा। और ये जी बैचलर डिग्री फ्रॉम फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी will not meet the English requirement unless it is clearly stated that official degree documentation that the language of instruction was English। ये भी डायरेक्टली वो एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आप प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दे देंगे तो पॉसिबल है वो एक्सेप्ट कर लें। एनी अदर इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट और द लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये इसका है फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ उर्दू का। ये भी आप जिनका यहाँ से बैचलर है तो उनको ये अपने देखने पड़ेगी उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। बाकी आपके लिए ये जो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड जो पाकिस्तान से हैं,
ठीक है, ये आप अपना मतलब ये इसको स्टडी कर लें। ठीक है, ये क्या-क्या है आप अपना खुद इसको स्टडी करें ताकि आपको पता चल सके। ये आपको जो सर्टिफिकेट डिप्लोमास ऑफ योर कंप्लीटेड डिग्रीज फ्रॉम एन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये हमारा जो भी है वो इंस्टीट्यूशन है वो नॉर्मली इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज होते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन जिनको वो वैलिडेट करता है वो रिक्वायर्ड होते हैं, अनलेस जो ऊपर वाली उन्होंने मेंशन की हुई है स्पेसिफिकली। ट्रांसक्रिप्ट होता है, ये आपको चाहिए, और प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, प्रूफ दैट यू मीट द स्पेसिफिक एंट्री रिक्वायरमेंट। ये स्पेसिफिक एंट्री रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये मैं जब आपको ये कोर्स सिलेक्शन का बताऊंगा तो उसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि इसकी एंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट यू चेक योर यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्पेसिफिक एंट्री। ये एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, वो मैं आपको फिर बता दूंगा। ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपके इंग्लिश में है तो फिर आपको रिक्वायर्ड नहीं है, अदरवाइज आपको ये रिक्वायर्ड है। स्पेशल डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्शन, ये आपको ये आप स्टडी कर लें। जो HEC से हैं वो हमें जो मैट्रिक है और हमारी FA या हायर सेकेंडरी है उसके लिए आपको चाहिए कि वो आप करवा कर आएंगे IBC से। पहले आपका जो कंसर्न बोर्ड है, जिस तरह फैसलाबाद बोर्ड, लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड है, तो वहाँ से आप जो है इनको पहले वेरीफाई करवाएंगे और उसके बाद आपको वो सेंड कर देंगे इस्लामाबाद या लाहौर में IBCC के लिए। IBCC तो वहाँ से आपने अपनी डिग्रीज वहाँ करवानी है। लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है पता, और कराची वगैरह में भी होगा, मुझे नहीं श्योर, मेरा ख्याल है पेशावर में भी है। वो सब यहाँ तो नहीं आते होंगे ना यकीनन। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं या TCS वगैरह के ज़रिए भेज के करवा सकते हैं। और जो आपकी ग्रेजुएशन या अदर आपके जो मास्टर्स की डिग्रीज हैं वो आपको HEC से करवानी पड़ेंगी। तो ये आपने HEC से उनको करवा लेना है, अथेंटिकेट करवा लेना है। ठीक है, ओ सॉरी, उसको अटेस्ट करवा लेना है HEC से। और जो आपकी जो नेम है, बर्थ डेट है, ये आपके डॉक्यूमेंट पे मैच होनी चाहिए, और पासपोर्ट ये वो सभी डॉक्यूमेंट पे सेम होनी चाहिए। अगर किसी पे भी डिफरेंस है तो आपका वो प्रॉब्लम हो जाएगा। और यूनिवर्सिटी जो है वो वेरिफिकेशन खुद कर लेती है। HEC पे जब भी होता है तो वो अपना डेटा वहाँ पे HEC से वो वेरीफाई कर लेते हैं। और अगर आपका कोई मसला हो गया फेक डिग्री दी, तो आपको ये बता दूं कि स्वीडन इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। आपको वो फॉर लाइफ बैन कर देते हैं। अगर वहाँ पे आपका पता चल जाता है तो एडमिशन रिवोक करके आपके खिलाफ वो लीगल कार्रवाई करते हैं। तो ये जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आप पाकिस्तान के हिसाब से चेक कर सकते हैं। और बाकी का की डेट्स भी बता दी। तो आगे जो है मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कोर्स सिलेक्शन करनी है।